नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस। ये चैप्टर 3 चल रहा है अपना, जनसंख्या संगठन। ठीक है, इसके क्वेश्चन आज लिए हैं मैंने। देखिए, आप अगर 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ये, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं मैंने। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या फिर आप जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियोज है क्वेश्चंस वाले आप जरूर देखिएगा, एक बार नहीं बार बार सुन लीजिएगा। आपको बुक के पेज पलटने की कतई आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने। लाइन टू लाइन जहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं या पीछे कभी बने हैं वो कंप्लीट ले लिए हैं मैंने। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन भी मैंने वो ही लिए हैं जहां से मतलब जो बच्चा है वो कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से चयन करना है जो करेक्ट ऑप्शन है वो, और लगातार पूरे ध्यान के साथ कंप्लीट जो वीडियो है पूरा देखना है आपको। ठीक है, एक बात और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक शेयर भी करें। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्ट है जनसंख्या संगठन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ निम्न की बात की है। लिंग अनुपात आप जानते ही हैं। ठीक है, ये यानी जो जनसंख्या होती है उसमें स्त्री पुरुष के बीच का जो अनुपात होता है। ठीक है, बीच का जो अनुपात है, और इस अनुपात की भी अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा स्त्रियों की संख्या होती है प्रत्येक 100 पुरुषों पर या प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, ठीक है, अलग अलग देश में ये आंकड़ा अलग अलग होता है, ये आधार अलग अलग होता है। अपने यहाँ अपने देश में, भारत देश में जो आधार है वो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस हिसाब से लिंग अनुपात निकाला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात जो निम्न है, सबसे पहली बात तो वहां लिंग अनुपात निम्न है। कितना निम्न है वो हम आगे बात कर लेंगे, या यही बता देती हूँ मैं आपको। संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्येक 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। याद रखना, कंप्लीट जो वर्ड है उसका सबसे ज्यादा जो नीचे गिरा हुआ लिंग अनुपात है वो है यूएई का, यानी प्रत्येक 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, यानी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है लिंग अनुपात में ये देश। तो इसका कारण पूछा है हमें। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए अभी सारों ये चारों। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, क्या ये हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो कार्यशील जनसंख्या, यानी जो बीच की एज है जो कार्य करने की, क्या उस एज का जो चयनित प्रवास है, ये देश है जो चयनित प्रवास है, यानी यहाँ जो पुरुष लोग हैं वो काम करने के लिए यहाँ प्रवास करते हैं इस देश में बहुत ज्यादा, तो इस कारण यहाँ पुरुष ज्यादा है। या फिर पुरुषों की उच्च जन्म दर है यहाँ, या फिर स्त्रियों की निम्न जन्म दर है, या तो फिर स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास है, यानी स्त्रियां यहाँ से बाहर चली गई है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो इसमें से जो फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट है कि पुरुष के लिए यह कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। ठीक है, जो भी पुरुष कार्यशील जनसंख्या है उसका चयनित फेवरेट जो प्रवास है वो है। ठीक है, नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आयु वर्ग मतलब जो एज स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग ग्रुपों में बांटकर पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ताकि अपन समझने में थोड़ा आसान रहे। इसमें मुख्यतया 3 पार्टों में बांटते हैं, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अधिक।
जो कि वृद्ध में आते हैं। ठीक है, तो युवा, प्रौढ़ और वृद्ध 3 विशाल वर्गों में बांटकर पढ़ते हैं हम। तो ये हाँ पूछा गया है हमें कि कार्यशील आयु वर्ग कौन सा है यहाँ। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिएगा और आपको पेपर्स में मिलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए 15 से 65 वर्ष। जो सेकंड है वो है 15 से 66 वर्ष। और क्या 15 से 64 या फिर 15 से 59 वर्ष। तो इसमें से हमें पता है कि जो कार्यशील आयु वर्ग है वो याद रखना 15 से 59 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है विश्व की और लिंग अनुपात सर्वाधिक की। ठीक है, तो अधिकतम किस देश का है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है लाटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। ठीक है, तो शायद अधिकतर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको देखकर। ठीक है, अगर हमारे सामने जापान, फ्रांस आते हैं तो बच्चे की हो सकता है ये इतने डेवलप कंट्री हैं तो यहीं पर लिंग अनुपात अधिक होगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लाटविया। ठीक है, तो कितना है यहाँ, कितनी स्त्रियां हैं प्रत्येक पुरुषों 100 पुरुषों पर, या फिर प्रत्येक 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। तो यहाँ 100 स्त्रियों पर 85, 100 स्त्रियों पर 85 ही पुरुष हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन याद रखना इम्पोर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है कि जो लाटविया जो कंट्री है वहाँ प्रत्येक 100 जो लेडीज हैं वहाँ जेंट्स ओनली 85 हैं। नेक्स्ट, भारत में लिंग अनुपात जानने का सूत्र कौन सा है। देखिए, पहले भी मैंने इसका जिक्र कर दिया, प्रत्येक देश में लिंग अनुपात जानने का, जनसंख्या जानने का, पढ़ने का अलग अलग आधार होता है। ठीक है, उस देश की कंडीशंस के हिसाब से आधार बनाया जाता है। अपने इस देश में चूंकि स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है, स्त्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो सूत्र आधार के रूप में माना गया है उसको पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है हमें कि क्या पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है, दूसरा है स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणा 1000, या फिर स्त्री जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या, नहीं हो सकता। पुरुष जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या, नहीं हो सकता। यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऊपर के जो दो हैं उनमें से हमें चूज करना है, और जो अपने देश के लिए ठीक बैठेगा वो है स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या। आधार माना गया है हमारे यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या पूछी जाती है, जो कि फिलहाल यानी 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कितनी है, वो है 943 स्त्रियां हैं प्रत्येक 1000 जेंट्स की संख्या पर। ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात पूछा है, तो विश्व की बात आते ही आप बिल्कुल प्राकृतिक हो जाना। ठीक है, आप बिल्कुल प्रकृति की ओर नजर कर लेना कि अब जो भी फैसला होगा वो प्रकृति करेगी। तो देखिए, यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। इसमें एक पहला जो ऑप्शन है वो है कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, दूसरा है 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, या फिर 1000 पुरुषों पर 943, या फिर 1000 पुरुषों पर 927। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। ये 927 की बात हो रही है 1000 पर, यानी राजस्थान की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं विश्व की। जो 3 नंबर पर ऑप्शन है वो कह रहा है कि 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी हमें आता है क्योंकि ये भारत की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, और प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, ये अभी अभी हमने देखा है यूएई
जो कंट्री है, अर्बन जो कंट्री है, वहाँ बहुत ही लिंग अनुपात पिछड़ा हुआ है, यानी प्रत्येक जहाँ 100 स्त्रियां हैं वहाँ 311 पुरुष हैं। ठीक है, और उसका हमने कारण भी देखा था। अब जो ऑप्शन बचा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। यानी यहाँ कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति का जो फैसला है वो यही है कि जहाँ 100 बच्चियां जन्म लेती है वहाँ 102 बच्चे जन्म ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश का लिंगानुपात सबसे निम्न दर्ज किया गया है? ठीक है, तो यहाँ लाटविया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, भारत। तो अभी हमने ये क्वेश्चन देख लिया, तो अब इजीली कर सकते हैं कि संयुक्त अरब जो अमीरात है उसका लिंगानुपात सबसे नीचा है। नेक्स्ट है, वृहद जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला कौन सा ग्रुप होता है? तो देखिए, क्या 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या या फिर 15 से 59? तो ये हमने अभी देखा है, ये कौन है? ये है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या 15 to 59, और 60 वर्ष से कम ये भी नहीं हो सकता, तो जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा है? ठीक है, आयु लिंग पिरामिड का आकार पूछा है यहाँ। तो देखिए, आयु लिंग को अभी मैंने बताया था आपको कि जो आयु ग्रुप है 0 से 14 या कैसे भी कर लेते हैं इसको, अलग अलग ग्रुपों के अनुसार पिरामिड बनाया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो प्रत्येक देश का अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि नाइजीरिया का जो आयुलिंग पिरामिड है वो कैसा है। ठीक है, तो नाइजीरिया आप जानते होंगे कि एक अल्प विकसित देश है, और वहाँ यानी आधार जन्म जो है, यानी जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत ज्यादा है, जन्म काफी बहुत ज्यादा बच्चों का होता है, यानी आधार वहाँ का उसके पिरामिड का विस्तृत है काफी, और ये त्रिभुजाकार है लगभग। ठीक है, कैसे है ये कुछ ऐसे त्रिभुजाकार है, तो ये नाइजीरिया का त्रिभुजाकार, ठीक है, विस्तृत आधार वाला और त्रिभुजाकार, ये नाइजीरिया कंट्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना विस्तृत आकार वाला और त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाला, इसको ठीक कर लेना, करेक्शन, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, एक मिनट। शुंडाकार ये ऐसे है, संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड किस देश का है? तो आधार संकीर्ण की बात आए तो आधार संकीर्ण, अगर आप ऑप्शंस पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, भारत या जापान, तो क्या भारत नाइजीरिया हो सकते हैं क्या? नहीं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान। कैसा है जापान का? देखिए, आधार संकीर्ण है, इसका मतलब आधार लगभग इतना है, और फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे काफी ये ऐसे करके शीर्ष शुंडाकार शीर्ष वाला बनता जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके, ठीक है, तो ये जापान देश का है, यानी जो आधार है वो तो इसका संकीर्ण है, और आकार जो है उसका आकार शीर्ष है जो शुंडाकार है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड, उसकी संरचना कैसी है? तो घंटी आकार, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार या फिर संकीर्ण आधार। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका जो जनसंख्या पिरामिड है वो घंटी के आकार का है। ठीक है, घंटी के आकार का, हम सब जानते हैं कि घंटी ऐसे कुछ, तो ये ठीक है ऐसे कुछ है, यहाँ से बीच से चौड़ाई अधिक है, और आधार जो है वो थोड़ा ज्यादा संकीर्ण नहीं है, ज्यादा संकीर्ण आधार जापान का है, और इसको अपन बोलेंगे कि ये घंटी आकार का है।
ठीक है, ये घंटी आकार का है। कौन? ऑस्ट्रेलिया का। अगला, निम्नलिखित में से किस बिंदु को भारत की साक्षरता दर जानते समय ध्यान में रखा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। पूछा गया है कि भारत की जो साक्षरता दर है उसको आंकते समय किस बिंदु का ध्यान रखा जाता है? तो इन चारों बिंदु में से आपको वो बिंदु छांटना है। तो देखिए, 2 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के साक्षरता प्रतिशत को, क्या 2 वर्ष से जो भी बच्चे ऊपर हैं उन सबको, टोटल जो जनसंख्या आ गई 2 वर्ष से ऊपर की, उनको, उनकी साक्षरता प्रतिशत को आंकते हैं, या फिर 1 वर्ष से अधिक, या फिर 7 वर्ष से अधिक, या फिर 5 वर्ष से अधिक। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के साक्षरता प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है भारत की जनसंख्या, ये साक्षरता दर जानते समय। ठीक है, कितना? 7 वर्ष, 7 वर्ष, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी मत्स्य जैसे कार्य हैं वो किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? हालांकि इसका चैप्टर अलग होगा, बट इस चैप्टर में भी ये कुछ चीजें डाली हुई है, तो मैंने वहां से भी क्वेश्चन उठा लिए हैं। ये बहुत ही काम के हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। वैसे आर्थिक भूगोल का पार्ट हो गया ये। तो कृषि वानिकी मत्स्य यानी जिसमें कृषि की जाती हो, वानिकी की जाती हो, या फिर मत्स्य पालन किया जाता हो, ऐसी आर्थिक क्रिया किस में आती है? किस प्रकार की क्रिया में आती है? क्या प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, या फिर चतुर्थक में? तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि प्राथमिक में आप तो इतना ही ध्यान रखो, यानी प्रकृति। प्राथमिक यानी प्रकृति, जो भी चीजें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिल रही है, वहां जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे प्राथमिक में। और प्रकृति से जो प्रोडक्ट मिले हैं उनका जो फिर से निर्माण करना, ठीक है, उनको फिर से बदलना, वो द्वितीयक में आ जाता है। तो प्राथमिक में कृषि, वानिकी, मत्स्य, ये सब क्या है कि फर्स्ट में ही आ जाएंगे, प्राथमिक क्रिया में आ जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट, द्वितीय क्रिया में कौन सा मिला है? तो क्या कृषि, वानिकी है? नहीं, ये तो अभी हमने देखा है। तो फिर अनुसंधान है? ये भी नहीं हो सकता। तो थर्ड, विनिर्माण जो है, विनिर्माण यानी कि निर्माण कार्य जो भी है वो सब द्वितीय कार्य क्रिया में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। प्राथमिक क्रिया से यानी जैसे कि खान से पत्थर निकाले, प्राथमिक क्रिया, उनसे मकान बना रहे हैं, विनिर्माण हो रहा है, यानी द्वितीय क्रिया। पेड़ काट रहे हैं हम, जंगल से पेड़ काटे हैं, यानी प्राथमिक क्रिया, लेकिन उन पेड़ से किसी मकान के किवाड़ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कोई फर्नीचर बन रहा है, तो यानी द्वितीय क्रिया। इस प्रकार विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्रिया में शामिल है। अगला, परिवहन व, ठीक है, व पढ़ना इसको। परिवहन व संचार किस क्रिया में आते हैं? तो पर याद ही रखना आप, ये तो अच्छे से ही कर लो आप, कि जो परिवहन है वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार आता है। परिवहन और संचार जो है वो तृतीय क्रिया में आते हैं। ठीक है, कौन सी में? तृतीय क्रिया में। परिवहन संचार रट ही लो आप ये तो। ठीक है, अगला, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े जो भी कार्य हैं वो किस में आ जाएंगे? वो चतुर्थक में, वो चतुर्थक में। तो ठीक है, आज इतना ही, कल फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।